तब म्यूजिक रूम की आत्माएं ओकरन और उसके साथियों से पूछने लगती हैं कि वो घटिया साउंड कौन निकाल रहा था, जिस बात के लिए ओकरन और आयरा मना करने लगते हैं। पर टर्बो ग्रैनी उनके बारे में सबको बता देती है, जिससे कि उन आत्माओं को गुस्सा आ जाता है और वो ओकरन और आयरा पर हमला कर देते हैं, पर वो ट्रांसफॉर्म होकर बच जाते हैं। तब वो आत्माएं अपनी पावर्स का यूज करके अपनी म्यूजिक की मदद से उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ही ओकरन उनके नोट्स को छूता है, वैसे ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि ओकरन जख्मी हो जाता है। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें इन्हें डॉज करना चाहिए क्योंकि ये म्यूजिक नोट्स बॉम्ब है। और हाँ, उन रेस्ट सिंबल्स को तो बिल्कुल मत छूना क्योंकि उससे तुम मर भी सकते हो। तब वो आत्माएं अपनी म्यूजिक की मदद से वहाँ के सीन को चेंज कर देती हैं और फिर से अपनी म्यूजिक की मदद से ओकरन और आयरा पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से ओकरन और आयरा उन नोट से बचने की कोशिश करने लगते हैं, पर नोट फिर से ओकरन को छू लेते हैं, जिससे कि ओकरन उड़ के दूर गिर जाता है। तब ऑर्केस्ट्रा टीम का कंडक्टर म्यूजिक स्पीड को तेज करने के लिए कहता है और ओकरन और आयरा पर फिर से हमला कर देता है, पर आयरा बड़ी ही आसानी से उन नोट्स को डॉज कर रही होती है। आयरा तो सच में बहुत ज्यादा औसम है, वो तो सच में उन सभी नोट्स को डॉज कर रही है। बेवकूफ, ये टाइम उसकी तारीफ करने का नहीं है, तुम्हें भी उसी की तरह डॉज करना है। तब आयरा अपने बालों से उन म्यूजिशियंस की आत्मा को पकड़ने लगती है, पर वहाँ पर इतने सारे नोट्स होने की वजह से आयरा उन तक पहुँच नहीं पाती। तब तक एक रेस्ट नोट ओकरन को टच कर जाता है, जिससे कि ओकरन एक जगह रुक जाता है और वो म्यूजिशियन ओकरन के ऊपर नोट्स की बारिश कर देते हैं। तब वो लोग आयरा पर भी हमला कर देते हैं, पर आयरा किसी तरह उनके हमले से बच जाती है। तब ओकरन दोबारा से नॉर्मल हो चुका होता है। आयरा तो सच में बहुत कमाल की है, पर मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने इतने ताकतवर अपोनेंट से लड़ाई की है तो मुझे लगा था कि शायद मैं थोड़ा सा तो ताकतवर हो गया हूँ, पर मैं तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रोने का टाइम है तो जल्दी से यहाँ पर अपनी बॉडी को हिलाओ, जल्दी से रिदम को समझो। ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और वो आयरा भी इन सभी को हमेशा के लिए डॉज नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हें इनकी परफॉर्मेंस को समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस किसी तरह से म्यूजिक को याद करना है और उस रिदम को यूज करके अपनी बॉडी को मूव करना है। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, पर मैंने आज तक कोई म्यूजिक नहीं सुना है। रुको जरा, हमने अभी अभी तो हयाशी का म्यूजिक सुना था और वो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था कि मुझ में रिदम आ गई थी। तब आयरा अभी भी उन नोट से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर अचानक से वह जमीन के नीचे धंस जाती है, जिस वजह से वो म्यूजिशियन आयरा पर हमला कर देते हैं। पर तभी ओकरन हयाशी की म्यूजिक परफॉर्मेंस को याद करके रिदम में आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। तब म्यूजिशियन फिर से ओकरन पर हमला कर देते हैं, पर रिदम में आने की वजह से ओकरन पहले से ज्यादा तेज हो चुका होता है, जिस वजह से वो उनके नोट से बचना स्टार्ट कर देता है और इसी वजह से आयरा उन म्यूजिशियंस के कंडक्टर को मार गिराती है, जिस वजह से वो वापस फोटो में चेंज हो जाता है। तब कंडक्टर के जाने की वजह से उन सारे म्यूजिशियंस की रिदम भी टूट जाती है, जिस वजह से वो सभी लोग अपना अपना म्यूजिक बजाने लगते हैं और इसी वजह से आयरा और ओकरन को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर तभी पियानिस्ट सबको फिर से रिदम में बजाने के लिए कहता है, जिस वजह से वहाँ का सीन फिर से चेंज हो जाता है और एक बड़ा बंदा आके वहाँ पर गाना गाना स्टार्ट कर देता है। तब वहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं, जिनके अंदर से बहुत सारे बंदे नीचे गिरने लगते हैं और वो सारे बंदे गाना गाते हुए ओकरन और आयरा पर हमला कर देते हैं। ये सारे इल्यूजन्स हैं, तो तुम लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसलिए जल्दी चलो और उन म्यूजिशियंस को मार गिराओ। तब आयरा कहती है, वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार वो म्यूजिशियन है कहाँ? तब वो लोग म्यूजिशियंस के स्टेज को ढूंढ लेते हैं और तभी वो लोग चारों तरफ से लोगों से घिर जाते हैं, जिस वजह से आयरा ओकरन का हाथ पकड़ लेती है और अपने हेयर्स की मदद से बड़े से जाइंट को पकड़कर ओकरन को लेकर उसके सिर पर पहुंच जाती है, जिस वजह से 2 जाइंट उस बड़े से जाइंट पर हमला कर देते हैं, जिससे कि ओकरन और आयरा बच जाते हैं। तब एक जाइंट उन दोनों पर हमला करने लगता है, पर आयरा ओकरन को लात मारकर उसे आगे भेज देती है और खुद उन जाइंट्स को रोकने के लिए वहां पर रुक जाती है। तब एक जाइंट आयरा पर हमला कर देता है, जिससे कि आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन टूटने लगती है, पर तभी वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगती है और फिर से ट्रांसफॉर्म होकर उन जाइंट्स पर हमला कर देती है। तब ओकरन म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ने लगता है और वो म्यूजिशियंस अपने नोट से ओकरन पर हमला कर देते हैं, जिससे ओकरन अपने रिदम की मदद से बचने लगता है। तब आयरा जाइंट्स के बीच में से गुजरते हुए उन्हीं की पावर की मदद से उन्हें हराने लगती है और एक जाइंट को अपने बालों से नीचे गिरा के वो स्पीड में एक स्विंग करते हुए दूसरे जाइंट पर हमला कर देती है, जिससे कि वो सारे जाइंट नीचे गिर जाते हैं, पर उन्होंने अभी भी गाना गाना बंद नहीं किया होता। तब ओकरन के रास्ते में भी
भी छोटे छोटे बंदे आना स्टार्ट कर देते हैं, पर ओकोरन अपने रिदम की मदद से उन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जल्दी करो, नहीं तो हम सभी लोग गिर जाएंगे। मुझे पता है, पर मैं बस 2 बार ही फुल थ्रोटल को यूज कर सकता हूँ। तो आखिरकार मैं इन 5 को कैसे हराऊंगा? तुम्हें पर बीट 5 स्विचेस को यूज करना होगा। तब वहाँ की नोट्स को देखकर ओकोरन को समझ में आ जाता है कि उसे एक बीट में 5 स्विचेस को कैसे यूज करना है, और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा के एक ही बारी में उन 5 म्यूजिशियंस को हरा देता है, जिससे कि वो सारे लोग फिर से पिक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओकोरन और आयरा दोबारा से म्यूजिक रूम में वापस आ जाते हैं। आयरा, क्या तुम ठीक हो? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है कि आज मैं उन्हें हरा पाया, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब ये सुनकर आयरा शर्माने लगती है और एकदम से फ्रीज हो जाती है। ये सब कुछ मेरे लेक्चर की वजह से हुआ है, तो तुम लोगों को मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तब ये सुनकर आयरा टर्बो ग्रैनी की बेइज्जती करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। टर्बो ग्रैनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं ये समझ पाया हूँ कि रिदम किसे कहते हैं। अब ज्यादा भी हवा में मत उड़ो, क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ में आया है। मेरी पावर्स तो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। तब आयरा उन म्यूजिशियंस के भूतों के बारे में पूछने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो बस कुछ विचार हैं, जिन्होंने बस डर की वजह से दोबारा से शेप ले ली है, और अगर वो लोग 2 बजे आके यहाँ के पियानो बजाएंगे तो वो म्यूजिशियंस वापस आ जाएंगे। पर उन्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर वो लोग उनके साथ लड़ते हुए मर गए तो वो असली में भी मर जाएंगे, जिस वजह से ओकोरन और आयरा वहाँ पर आने से मना कर देते हैं। पर एक सेकंड टर्बो ग्रैनी, आखिरकार तुम्हें स्कूल के भूतों के बारे में कैसे पता है? तब टर्बो ग्रैनी कहती है, वो इस वजह से है क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को मारने के बारे में सोचती रहती हूँ। तब टर्बो ग्रैनी गलती से उतरते हुए पियानो पर पैर रख देती है, जिससे कि वो म्यूजिशियन वाले भूत वापस आ जाते हैं। तब हम यहाँ पर मोमो के घर को देखते हैं। हमें याशी बैंड को दोबारा से बुलाना चाहिए। ईविल आई हम लोगों को रोकने के लिए पक्का कुछ कर रहा है, जिस वजह से हम उसे नहीं रोक सकते, और हम लोगों ने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो कोई ना कोई जरूर मारा जाएगा। जीजी, तुम नहीं चाहते ना कि मास्टर और मोमो मरे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं मिल पाओगे, जिस वजह से हम लोग कल एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करेंगे, और मैंने इसके लिए याशी बैंड को पहले ही बुला लिया है। रुको जरा, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ग्रैंडमा, आखिरकार आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? आपने कहा था ना कि आप ईविल आई को फैमिली बनाएंगी, और ऊपर से जीजी भी अपने स्पिरिचुअल पावर को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम लोग उसकी इस कोशिश को वेस्ट जाने देंगे? तब ओकोरन जीजी को बाहर बुलाने लगता है, और मोमो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब ओकोरन आयरा को जीजी के ऊपर पानी फेंकने के लिए कहता है, कोई भी अब हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं ईविल आई को बहुत अच्छे से मारने वाला हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कोई गेम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था जब ईविल आई ने तुम पर हमला किया था। पहले मुझे लगा था कि शायद हम लोग इसे आसानी से संभाल लेंगे, और ईविल आई सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा चालाक भी, जिस वजह से हम लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पर तुम लोग फिर भी ईविल आई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा बेतुकी बात है, और साथ ही साथ ये चीज बहुत ज्यादा बैडेस भी है। तो इसलिए मैं अपनी वीकनेस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो इसलिए वेट करो जीजी, तुम्हारी जो ईविल आई को बचाने की इच्छा है उसे मैं जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तब मांजिरो ओकोरन को लड़ने से रोकने लगता है और ग्रैंडमा उसे चुप कर देती है। ओकोरन, अब ईविल आई तुम्हारे हवाले है। तब आयरा जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिस वजह से जीजी ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ईविल आई और ओकोरन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और उनकी एनर्जी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तब यहाँ ओकोरन और ईविल आई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और इस बार ओकोरन ईविल आई को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तब ईविल आई अपनी बॉल से ओकोरन पर हमला कर देता है, पर ओकोरन उन सबसे बच जाता है, और फिर से वो और ईविल आई आपस में टकराते हैं, जिस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। तब वो दोनों और ज्यादा स्पीड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ ओकोरन ईविल आई की बहुत बुरी धुलाई करने लगता है और उसे फिर से हवा में फेंक देता है। तब ईविल आई ओकोरन को कैद करने की कोशिश करने लगता है, पर ओकोरन उसके चंगुल से बचकर अपनी पूरी पावर से ईविल आई पर हमला कर देता है और फुल स्पीड से उस पर हमला करके उसे मोमो के घर पर फेंक देता है, जिससे कि मोमो का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तब ओकोरन नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और ईविल आई को इस लड़ाई में बहुत मजा आता है। ये लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार थी। चलो फिर और लड़ते हैं। आखिरकार तुम ये किस फॉर्म में आ गए हो? जल्दी करो और ट्रांसफॉर्म हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बेताब हूँ। तब आयरा को ओकोरन की चिंता होने लगती है, क्योंकि इस टाइम ओकोरन दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, पर ओकोरन फिर भी किसी को भी लड़ाई के बीच में आने से मना करता है। तब मोमो ग्रैंडमा को ओकोरन की मदद करने के लिए कहती है। तब ग्रैंडमा उसे बताती है कि अगर उन्होंने ओकोरन की मदद की तो उन्हें ईविल आई को खत्म करना पड़ेगा। तो लड़ाई की वजह से ओकोरन बहुत ज्यादा थक
थक चुका होता है और ईविल आई उसके पास आकर उसे जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ लड़ सके। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे कमजोरों को बुली करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी लड़ाई से मुझे पता लग चुका है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। आखिरकार तुम कमजोर किसे कह रहे हो? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। नहीं, तुम कमजोर हो। नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तुम वीक हो, पर हाँ, अगर तुम ताकतवर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं और ज्यादा ताकतवर बनूंगा, पर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं लड़ना चाहता जो कि दूसरों को मारने पर तुला हो। तो इसलिए अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे और किसी ह्यूमन पर हमला नहीं करोगे, तो मैं तुमसे लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तब इसके लिए ईविल आई मान जाता है। तब वो करुण ईविल आई के आगे एक और कंडीशन रख देता है जिसके अकॉर्डिंग वो हफ्ते में सिर्फ उसके साथ एक ही बार लड़ेगा, जिसके लिए ईविल आई बिल्कुल नहीं मान रहा होता। पर ग्रैंडमा ये देखकर हंसने लगती है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगती है कि आखिर ओकरुन करना क्या चाह रहा है और टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि ओकरुन ईविल आई का प्लेमेट बनना चाहता है। तब हमें ओकरुन और टर्बो ग्रैनी की बात बताई जाती है। जब मैं पिछली बार ईविल आई से लड़ा था तब उसने कहा था कि वो खेल को और ज्यादा सीरियसली खेलना चाहता है। मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, पर ईविल आई के लिए मर्डर बिल्कुल गेम की तरह है। और टर्बो ग्रैनी, तुमने भी कहा था कि ईविल आई इस टाइम न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, तो इसलिए अगर ये बात सच है तो वो पक्का मजे से खेलना चाहता है। तो इसलिए अगर मैं ईविल आई को हरा दूंगा तो उसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी और उसके बाद वह किसी और को हर्ट नहीं करेगा। अगर मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो शायद मैं ईविल आई के साथ दोस्ती कर पाऊंगा। तब वो करुण ईविल आई के साथ एक डील करता है कि वो हर ट्यूसडे स्कूल खत्म होने के बाद उसके साथ लड़ा करेगा और इसके बदले में ईविल आई किसी को नहीं मारेगा, जिसके लिए हम देखते हैं ईविल आई तैयार हो जाता है और वो अपने कच्चे को उतारकर ओकरुन को दे देता है क्योंकि उसके अंदर लोगों की आत्माएं होती हैं जो कि ह्यूमंस को मारना चाह रही होती हैं। तो इसलिए ईविल आई ओकरुन को उस कच्चे को तब तक संभालने के लिए कहता है जब तक वो ओकरुन को हरा नहीं देता। तब ओकरुन भी इसके लिए मान जाता है, जिससे कि जीजी नॉर्मल हो जाता है और ओकरुन जीजी को बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, जिससे कि जीजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मानजीरो ईविल आई के कच्चे को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो एक कर्स आइटम होती है, तो इसलिए वो उसे एक सुरक्षित जगह पर रखना चाह रहा होता है। तब मानजीरो वहाँ से चला जाता है और तभी जीजी के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि जीजी का ध्यान रखने के लिए ग्रैंडमा को थैंक यू कहने लगते हैं और ग्रैंडमा भी उन्हें बड़े प्यार से बुला रही होती है, जिसे देखकर आयरा और ओकरुन हैरान हो जाते हैं। तब ग्रैंडमा जीजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करने के लिए कहती हैं और जीजी सभी को थैंक यू कह के अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। तब आयरा भी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है हमें यहाँ पर रखने के लिए थैंक यू मोमो। तो चलो फिर अब कल मिलते हैं। तो क्या तुम अब बस यही कहोगे? क्या मुझे कुछ और भी कहना चाहिए? तब मोमो और ओकरुन एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और आयरा उन दोनों के प्यार के बीच में आ जाती है और मोमो को रोकने लगती है, जिस वजह से ओकरुन आयरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी मोमो और बाकी सभी लोग देखते हैं कि उनका घर तो बचा ही नहीं, जिस वजह से ग्रैंडमा सबको हॉट स्प्रिंग पर चलने के लिए कहती हैं और हम देखते हैं वो पूरा दिन हॉट स्प्रिंग में अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। तब घर जाते हुए मोमो को पता चलता है कि अब उनके पास घर बनाने के पैसे हैं ही नहीं, जिस वजह से वो अपनी ग्रैंडमा को ज्यादा मेहनत करने से मना करती है। तब वो लोग घर वापस चले जाते हैं जहाँ पर एक एलियन उनका इंतजार कर रहा होता है और मोमो और ग्रैंडमा सीधा उसे एक लात मारती हैं। आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तब ओकरुन उन्हें रोकने लगता है और वहाँ पर ओकरुन के साथ मेंटिस का बच्चा और आयरा भी आए हैं क्योंकि उन्हें मोमो के घर की चिंता हो रही होती है और वो वहाँ पर उनका घर बनाने में मदद करने आए होते हैं। ये एलियन मेंटिस का दोस्त है और इसका नाम लूड्रिस है। ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दो। तब लूड्रिस गुस्सा करने लगता है। ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि इसे एक ब्यूटीफुल लड़की ने मारा है, पर इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये बस हमें मारना चाहता है। ये एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है और ये आपके घर को आराम से बना देगा। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेंटिस, जाओ अपने बच्चे के साथ खेलो। मैं हमेशा से आपको कर्ज उतारना चाहता था, तो इसलिए प्लीज मुझे ये करने दीजिए। मैंने भी आपको बहुत प्रॉब्लम दी है, तो इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब ग्रैंडमा इसके लिए मान नहीं रही होती है और खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रही होती है, पर मोमो ने सब कुछ बता देती है, जिस वजह से वो लोग घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मेंटिस उन्हें एक मटेरियल नैनो स्किन दिखाता है जिसके जरिए वो कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं। इस नैनो स्किन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इसे हम क्ले की तरह खींचकर किसी भी तरह बना सकते हैं। ये तो सच में बहुत कमाल का है। चलो मैं भी इसे बनाऊंगा। नैनो स्किन बहुत अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बने हैं और ये
ये एक शेप मेमोरी अलॉय भी है और अगर ये टूट जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर भी हो सकता है। अगर तुम नैनो स्किन को पकड़ के दिमाग में कोई इमेज बनाते हो तो ये नैनो स्किन उस इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। तब वो लोग इसी तरह पूरे घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अगले दिन वो पूरा घर बना के कंप्लीट कर देते हैं। पर लोड्रिस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। तब मोमो सबको थैंक यू कहती है और आयरा वापस चली जाती है। मुझे खुशी है कि तुम्हारा घर ठीक हो गया मोमो। यहाँ पर रहकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये मेरा ही घर है, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब ये टूटा हुआ था। ये जगह देखते ही देखते हम लोगों के लिए खास जगह बन गई थी, तो इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा और तुम यहाँ पर कभी भी वापस आ सकते हो ओकरुन। जिसे सुनकर ओकरुन खुश हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ जीजी की फैमिली भी घर जोड़ने के लिए सामान लेके मोमो के घर आ जाती है और उन्होंने बेचारे जीजी को भागने पर मजबूर कर दिया होता है, जिस वजह से जीजी की बैंड बज चुकी होती है। तब वो वहाँ पर देखते हैं कि उनका घर तो पहले ही बन चुका है, जिस वजह से मोमो उन्हें सारी कहानी बताती है और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंडमा अभी भी सो रही होती है। तब अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जाने लगते हैं। तो जीजी, आखिर ईविल आई कैसा है? वैसे तो मैं काफी बार ईविल आई में कन्वर्ट हुआ था पर उसने कुछ भी नहीं किया और वह अपने प्रॉमिस को भी निभा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से है, पर मेरा और ईविल आई का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है और मुझे उसके इमोशंस भी समझ में आ रहे हैं और मैं बता सकता हूँ कि उसे किस चीज में मजा आ रहा है। फिर तो ये काफी अच्छी बात है। तो फिर अगर कुछ हुआ तो तुम हमसे मिलने फिर से आ जाना। मोमो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तो ये सुनते ही मोमो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म की वजह से जीजी को मारना स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ पर स्कूल की बाकी लड़कियां आकर जीजी को घेर लेती हैं, जिस वजह से मोमो वहाँ से खिसक लेती है। पर तभी एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए देती है, जिस वजह से वो ईविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। पर इस बार ईविल आई जीजी के कपड़े नहीं फाड़ता और उसे वो ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिस वजह से वो सबको मारने की बातें करने लगता है। तब मोमो से वहां से खींच कर ले जाती है और हम देखते हैं जैसे ईविल आई फुटबॉल को देखता है वैसे ही वो फुटबॉल को खेलने चला जाता है, जहाँ पर वो गोलकीपर को गोल के अंदर ही पहुंचा देता है और धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी गोल के अंदर पहुंचा देता है। तब मोमो उसे फिर से खींच कर ले जाती है और कोई गर्म चीज ढूंढने लगती है पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। जल्दी करो, मुझे वो ड्रिंक दो जो मैंने पहले पी थी। मैं तो तुम्हें गर्म चीज पिला के नॉर्मल करना चाहती हूँ, पर लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है और वैसे भी तुम लोगों को इस टाइम नहीं मार रहे हो, तो इसलिए लगता है कि आज का दिन हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। तब मोमो ईविल आई को लेकर क्लास में चली जाती है, जहाँ सभी लोग जीजी का ये रूप देखकर हैरान हो रहे होते हैं और वहाँ पर ईविल आई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे वहाँ पर करना क्या है। तब ईविल आई वहाँ के बच्चों को देखकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगता है पर उसे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा होता और वो फिर से सबको मारने की बातें करने लगता है, जिस वजह से मोमो उसका मुंह बंद कर देती है। तब मोमो लंच में ईविल आई को कुछ गर्म खिलाने की बात सोचने लगती है पर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और तब ईविल आई अपने हाथों से ही नूडल्स को खाने लगता है, जिस वजह से मोमो उसे चॉपस्टिक्स देती है। पर ईविल आई को तो उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा होता, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाथों से ही खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ ओकरुन को एक बच्चा क्लासरूम में बुला रहा होता है जो कि उसे अपना दुश्मन बुला रहा होता है, पर ओकरुन तो उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा होता कि कोई उसका दुश्मन भी बन सकता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई उसे अपना दुश्मन बुला रहा है तब वो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तब यहाँ मोमो की सहेलियां मोमो से पूछने लगती हैं कि कहीं जीजी पर हाउसिंग सोसाइटी के भूत ने कब्जा तो नहीं कर लिया है या फिर उसके पास गोल्डन बॉल तो नहीं है। जिसे सुनकर मोमो हैरान हो जाती है और वो अपनी सहेलियों से पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें गोल्डन बॉल के बारे में कहाँ से पता चला। तब मोको मोमो को एक पिक्चर दिखाती है जहाँ मोमो को ओकरुन की गोल्डन बॉल दिखाई देती है